जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री। आज के लेक्चर में हम एंशिएंट हिस्ट्री को ख़त्म कर चुके हैं और आज के लेक्चर से हम शुरू करेंगे मिडिवल इंडियन हिस्ट्री को, यानी कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास को। मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का जो पीरियड है वो ट्रांजिशन का पीरियड है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बीच में। ये एक लिंक की तरह काम करता है प्राचीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास के बीच में। बेसिकली जो भी ये मिडिवल एरा का पीरियड है, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का जो टाइमलाइन है, यहाँ पे हम वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस देखेंगे एंड ट्रांसफॉर्मेशंस भी देखेंगे। सो हमारा आज का लेक्चर जो है वो अर्ली मिडिवल पीरियड से शुरू होगा। मिडिवल पीरियड जो है उसको हम ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट्स में, अर्ली मिडिवल पीरियड एंड मिडिवल पीरियड। अर्ली मिडिवल का जो फेज है वो ट्रांजिशन का फेज है, जब भारतीय इतिहास जो है वो प्राचीन काल से मध्यकालीन भारत में आ रहा है। इसका मतलब क्या है? हमने जो भी स्ट्रक्चर्स या इंफ्रास्ट्रक्चर्स देखे हैं हमारे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में, जिस भी तरह का हमने व्यवस्था देखी है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, कल्चरल हो, सोसाइटल हो, उन सब में एक ड्रास्टिक चेंज हम देख पाते हैं अर्ली मिडिवल पीरियड में। वो पूरा बेसिक फाउंडेशन जो है उसमें बदलाव हम देख पाते हैं अर्ली मिडिवल पीरियड में। हमारा अर्ली मिडिवल पीरियड जो है उसको अगर हम रफली टाइमलाइन में देखना चाहें तो 600 टू 1000 सीई को हम ये टाइमलाइन दे सकते हैं। अर्ली मिडिवल पीरियड का जो टाइमलाइन है 600 सीई टू 1000 सीई का है, और यहाँ पे वेरियस चेंजेस, वेरियस ट्रांजिशंस और वेरियस ट्रांसफॉर्मेशंस हम देखेंगे। अर्ली मिडिवल पीरियड में इस लेक्चर में हम मेन फोकस करेंगे कुछ डायनेस्टीज पे। इन डायनेस्टीज का ओरिजिन हुआ है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के खत्म होते ही और अर्ली मिडिवल पीरियड के स्टार्ट होते ही। अब ये डायनेस्टीज हैं कौन सी? पाल डायनेस्टी, गुर्जर डायनेस्टी, प्रतिहार डायनेस्टी और राष्ट्रकूट डायनेस्टी। आप इस मैप में भी देख सकते हैं इनका एरिया। इन डायनेस्टीज पे हम मेनली फोकस करेंगे और इन डायनेस्टीज को पढ़ के ही हमें समझ आएगा कि आगे आने वाले काल में जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास का जो समय काल होगा उसमें कैसी राजनीतिक और शासन व्यवस्था होने वाली है। पहले प्रीव्यू देख लेते हैं। वी विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन, देन वी विल स्टडी अबाउट पाल डायनेस्टी और पाला डायनेस्टी। वी विल सी कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ पाल डायनेस्टी, देन वी विल मूव टू गुर्जर डायनेस्टी। उनका आर्किटेक्चर और कॉन्ट्रीब्यूशन देखेंगे हम आर्ट एंड कल्चर में। फिर हम प्रतिहार डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे एंड ऑन द सेम लाइंस हम उनके भी आर्ट एंड लिटरेचर के बारे में देखेंगे। देन वी विल मूव टू राष्ट्रकूट डायनेस्टी। हम उनका भी इन्फ्लुएंस देखेंगे, इस डायनेस्टी का क्या इन्फ्लुएंस रहा है आर्ट, आर्किटेक्चर एंड कल्चर पे। देन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। आप ये मान के चलें कि अर्ली मिडिवल पीरियड का यही मेन टॉपिक होगा। इससे एक क्वेश्चन तो आना ही आना है आपके एग्जाम में। This is the main topic of this lecture as well as early medieval period, and then we'll end it with conclusion. Starting with the introduction. Historical interactions and cultural contributions of Pal, Gurjar, Pratihar and Rashtrakoot. ये हमारा थीम होगा इस लेक्चर का। बेसिकली हम इस लेक्चर में पढ़ने क्या वाले हैं, ये जो भी हम डायनेस्टीज देख रहे हैं, यानी कि पाल डायनेस्टी, गुर्जर डायनेस्टी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी और प्रतिहार डायनेस्टी, इनके बारे में हम इनका हिस्टोरिकल इंटरेक्शन देखेंगे, इनका इतिहास देखेंगे कि किस तरह से इनका ओरिजिन है, कहाँ कहाँ इनका एक्सपेंशन है और किस तरीके का इन्फ्लुएंस है इनका सोसाइटी पे। साथ ही साथ हम इनका कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन देखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समय काल में भी हमें कल्चर पे बहुत फोकस करना है। इनका अपना एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तो है ही, बट कल्चरल एस्पेक्ट जो है वो हमारे एम्फेसिस का मेन पॉइंट रहेगा। लुक एट दिस मैप। आप देख सकते हैं कि कहाँ पे बेसिकली इनका एक्सपेंशन है, इंडियन टेरिटरी में कहाँ पे एक्सपेंशन है। पाल डायनेस्टी को हम ईस्टर्न इंडियन टेरिटरी में देख पाते हैं, मीन्स बंगाल, आसाम वाले एरिया में, है ना, मेजरली बंगाल वाले, वेस्ट बंगाल वाले एरिया में पाल डायनेस्टी यहाँ पे लोकेटेड थी। राष्ट्रकूट्स को हम सदर्न एरिया में देख पाते हैं, डेक्कन एरिया में। वेरएज प्रतिहार्स, गुर्जर्स इन प्रतिहार्स, ये साइमल्टेनियसली चल रहे थे ये डायनेस्टीज, और हम इनको वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया में देख पाते हैं। ये जो राजस्थान का एरिया है ना एंड मध्य प्रदेश का, उसमें हम गुर्जर और प्रतिहार का जो है डायनेस्टी का एक्सपेंशन देखते हैं। स्टार्टिंग विद पाल डायनेस्टी। पाल डायनेस्टी को हमने ईस्टर्न पार्ट में देखा है, ईस्टर्न टेरिटरी ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और यहाँ पे
जो टाइमलाइन है पाल डायनेस्टी का वो 8 to 12th सेंचुरी है। 8 to 12th सेंचुरी के बीच में इस डायनेस्टी का एक्सपेंशन था, इस डायनेस्टी का एग्जिस्टेंस था। एंड इट वाज नोन फॉर इट्स पैटर्नेज टू बुद्धिज्म। पाल डायनेस्टी के जो रूलर्स थे, नंबर ऑफ रूलर्स ने बुद्धिज्म को अपनाया भी था अशोका की तरह और पैटर्नेज भी दी थी। अगर उन्होंने अपनाया नहीं भी है, अगर वो खुद फॉलोअर नहीं भी है बुद्धिज्म को, स्टिल उन्होंने बुद्धिज्म को पैटर्नेज दिया था, संरक्षण दिया था, उसके प्रमोशन और प्रोपोगेशन में उनका एक महत्वपूर्ण रोल था। किसका? पाल डायनेस्टी के रूलर्स का। देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आर्ट एंड एजुकेशन। हम पाल डायनेस्टी में वेरियस यूनिवर्सिटीज का एस्टैब्लिशमेंट भी देखेंगे कि जब आप पढ़ेंगे पाल डायनेस्टी के बारे में तब आप रियलाइज करेंगे कि एजुकेशन में इनका बहुत अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। बहुत सारी फेमस यूनिवर्सिटीज का एस्टैब्लिशमेंट भी इस टाइम पे हुआ है, पाल डायनेस्टी के टाइम पे। रिनोन यूनिवर्सिटीज लाइक नालंदा, मैंने बताया आपको, वेरियस एजुकेशनल हब्स और यूनिवर्सिटीज। नालंदा यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रिनोन्ड है, बहुत फेमस है, बिहार में इस समय लोकेटेड है, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग पाल डायनेस्टी। तो अगर अब आपको पाल डायनेस्टी के बारे में कोई मेन फीचर याद रखना है तो वो दो बातें हैं। पहली बात तो कि वो ईस्टर्न टेरिटरी ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में थे, पाल डायनेस्टी का एक्सपेंशन, और दूसरा उनका एजुकेशन में काफी मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। अब हम कल्चरल कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि पाल डायनेस्टी के रूलर्स ने बुद्धिज्म को पैटर्नेज दिया है, तो जाहिर है कि इस समय काल के आर्ट कल्चर में बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस देखने को हमें मिलेगा ही मिलेगा। बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस हम क्लियरली देख पाते हैं। वेरियस स्कल्पचर्स वर मेड इन ड्यूरिंग पाल डायनेस्टी, जो कि बुद्धिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं और बुद्धा के डिफरेंट फॉर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं। बुद्धा को सिर्फ एक पर्टिकुलर फॉर्म में नहीं दिखाया गया है। वेरियस टाइप्स ऑफ स्कल्पचर्स वर मेड, वेरियस टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स वर मेड, जिसमें बुद्धिज्म को या गौतम बुद्ध को अलग अलग मुद्राओं में दिखाया गया है, जो उनके वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ को भी डिपिक्ट करते हैं। स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स इंटीग्रेट डिटेल्स एंड वाइब्रेंट कलर्स। अब इनके कल्चर की खास बात क्या है? इंटीग्रेट डिटेलिंग। अब इंटीग्रेट डिटेलिंग अगर आपको देखनी हो तो आप इन पिक्चर्स पे जरा ध्यान दें। ये पिक्चर्स जो हैं वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस के हैं यहाँ पे, और आप इंटीग्रेट डिटेलिंग देख सकते हैं। जैसे कि ये वाला जो पहला पिक्चर आप देख रहे हैं, ये वराह अवतार का पिक्चर है, विष्णु भगवान के वराह अवतार का ये स्कल्पचर है बेसिकली। और आप डिटेल देख सकते हैं कि किस तरह से छोटी छोटी डिटेलिंग का भी ध्यान रखा गया है। बहुत ही महीन काम किया गया है, जिसे इंटीग्रेट वर्क कहते हैं। छोटी छोटी डिटेल्स को बहुत ही ब्यूटीफुली स्कल्प्ट करना, पत्थर में उकेरना, ये फीचर था पाल डायनेस्टी के आर्ट एंड कल्चर का। वाइब्रेंट कलर्स का यूज हम देख पाते हैं, एंड ग्रेटली इन्फ्लुएंस द बुद्धिस्ट आर्ट। बुद्धिस्ट आर्ट पे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस हम देखते हैं पाल डायनेस्टी का। नाउ कमिंग टू गुर्जर्स। हमने पाल डायनेस्टी देख लिया, अब हम गुर्जर्स के बारे में देख लेते हैं। मैंने आपको बताया गुर्जर और प्रतिहार जो हैं वो साइमल्टेनियसली रूल कर रहे थे इस आपके सेंट्रल रीजन में, बेसिकली सेंट्रल एंड मोर ऑफ वेस्टर्न रीजन में। गुर्जर प्रतिहार जो थे, दे वर पावरफुल कम्युनिटी इन नॉर्दर्न इंडिया, और उनका टाइमलाइन क्या है? 6 to 12 सेंचुरी। अब ये सारी डायनेस्टीज जो है ना वो एक के बाद एक नहीं आई हैं, ये साइमल्टेनियसली रूल कर रही हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि अर्ली मिडिवल पीरियड में हम जिन भी डायनेस्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक डायनेस्टी खत्म हुई है, एक का रूल खत्म हुआ है, फिर दूसरी आई है। नहीं, ये साइमल्टेनियसली एक समय पर ही रूल कर रही हैं, अलग अलग रीजन्स में। इंडियन टेरिटरी के डिफरेंट रीजन्स में दे वर रूलिंग साइमल्टेनियसली ऑन पैरेलल लाइन्स। सो गुर्जर का टाइमलाइन क्या है? 6th century to 12th century, and they were instrumental in political and military landscape. अब इनका मेन फीचर क्या है? पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर। इन्होंने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इनकी और मिलिट्री पावर जो थी, ये इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है इनका गुर्जर एंड प्रतिहास का। They were often engaging in conflicts and alliances. जहां पे पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक शक्ति और सैन्य शक्ति की बात होगी तो जाहिर है कि वो डायनेस्टी या वो किंगडम जो है वेरियस अलायंसेस या फिर कॉन्फ्लिक्ट में इंगेज होगा, तभी वो अपनी सैन्य शक्ति का और जो उसकी राजनीतिक शक्ति है उसका प्रदर्शन कर सकता है और उसको मेंटेन भी कर सकता है। आर्किटेक्चर में भी इनका रोल रहा है। कुछ हम बेसिक सा देख लेते हैं क्या आर्किटेक्चर में रोल रहा है इनका। विथ फोर्टिफिकेशंस एंड टेम्पल्स। अब इनके आर्किटेक्चर का या इनके कल्चर का मेन कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे क्या हम देखते हैं? फोर्टिफिकेशंस। पाल डायनेस्टी में हमने क्या देखा? इंटीग्रेट वर्क, वाइब्रेंट कलर्स एंड बुद्धिस्ट आर्ट। हम गुर्जर
कल्चर में क्या देख रहे हैं इनके आर्किटेक्चर में? फोर्टिफिकेशन एंड टेम्पल्स। अब इसको ना अगर आप थोड़ा इकोनॉमी और सोसाइटी से कनेक्ट करेंगे ना, तो हमने इससे पहले वाली स्लाइड में क्या देखा कि मिलिट्री पावर और पॉलिटिकल पावर इनका मेन फीचर था गुर्जर्स का। हेंस फोर्टिफिकेशंस आप समझते हैं, किलेबंदी जिसे कहते हैं, किलाबंदी करना किसी चीज की या किसी पर्टिकुलर जगह की। तो इन्होंने फोर्ट्स बनाए हैं, वेरियस फोर्ट्स बने हैं इनके, किलेबंदी की है। और किलेबंदी की जरूरत क्यों होती है? जब आप बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो, हमेशा किसी ना किसी तरह का युद्ध चल रहा है, किसी ना किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपके अलायंसेस से या आपकी नेबरिंग रीजन से, तो आपको फोर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। तो फोर्टिफिकेशन जो है वो गुर्जर आर्किटेक्चर का एक इंपॉर्टेंट फीचर अपने आप ही बन जाता है। एंड देन टेम्पल्स। अब टेम्पल्स क्यों? जो भी वेल्थ है, जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, उनको प्रिजर्व करने का एक तरीका होता था टेम्पल्स का निर्माण। टेम्पल का निर्माण करके, मंदिरों का निर्माण करके वहीं पे खजाने को रखा जाता था, उसको सबसे सुरक्षित क्षेत्र मानते थे। इसीलिए टेम्पल्स का निर्माण भी आपको गुर्जर डायनेस्टी के टाइम पे दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी इकोनॉमिक रिसोर्सेज, वेल्थ को प्रिजर्व करके भी रखना होता था। नाउ कमिंग टू प्रतिहारा डायनेस्टी, एंड आई टोल्ड यू दे वर रूलिंग साइमल्टेनियसली। तो आप ये देख लीजिए, ये इनका एरिया है प्रतिहारा डायनेस्टी का। मेन सेंटर्स इनके कन्नौज, गोरखपुर, उज्जैन, ग्वालियर, भरूच एंड जालौर। तो फ्रॉम गुजरात टिल आपका यूपी का जो एकदम ईस्टर्न बॉर्डर है वहां तक आप देख पाएंगे। प्रतिहार्स का रूलिंग पीरियड 6th to 12th सेंचुरी, सिमिलरली टू योर गुर्जर डायनेस्टी, एंड दे वर नोन फॉर मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड कल्चरल अचीवमेंट्स। अगेन मिलिट्री स्ट्रेंथ आ जाती है यहाँ पे। क्यों? बिकॉज ये साइमल्टेनियसली रूल कर रहे थे, तो इनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स तो चलते ही थे, अलायंसेस भी होते थे। साथ ही साथ इनको प्रतिहारों को भी अपनी मिलिट्री पावर को उतना ही स्टेबलाइज और स्ट्रॉन्ग रखना था जितना गुर्जर्स का था, वरना डेफिनेटली गुर्जर डायनेस्टी इनको किसी भी समय पे ओवरपावर कर सकती थी। इसलिए मिलिट्री स्ट्रेंथ इनका भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर बन जाता है। एंड कल्चरल अचीवमेंट, they played a crucial role in resisting Arab invasions. Now, because of their military strength, उस समय पे कुछ अरब इन्वेजन्स हो रहे थे। हम अरब इन्वेजन्स देख पाते हैं 712 AD से। जब हम आगे पढ़ेंगे मिडिवल पीरियड में, आगे के जब हम लेक्चर्स लेंगे ना, वहां पे मैं आपको अरब इन्वेजन्स और टर्किश इन्वेजन्स के बारे में बताऊंगी। आप अभी के लिए जान लें कि अरब इन्वेजन्स इंडिया में शुरू हो जाते हैं 712 AD से। तो उनको रेजिस्ट करने में इनका क्रूशियल रोल था। अब चूंकि ये नॉर्दर्न इंडिया में पाए जा रहे हैं ये सारे गुर्जर प्रतिहार्स, सो अरब्स जो थे वो उसी एरिया से, अफगानिस्तान में वेरियस पासेस से इन्वेड करते थे इंडिया में। तो सबसे पहले उनका जो काउंटर होता था, उनका जो इंटरेक्शन होता था, वो नॉर्थ इंडियन एरिया में रूल करने वाली डायनेस्टीज से होता था। और अर्ली मिडिवल पीरियड में यही दो प्रोमिनेंट डायनेस्टीज थी जो नॉर्दर्न इंडियन टेरिटरी को कंट्रोल कर रही थी या रूल कर रही थी। तो वहां पे प्रतिहारों का एक क्रूशियल रोल था, एक मेजर कंट्रीब्यूशन था अरब इन्वेजन्स को रेजिस्ट करने में या रोकने में। इनके आर्ट एंड लिटरेचर की अगर हम बात करें तो खजुराहो टेम्पल, फेमस खजुराहो टेम्पल, अगर आपने नहीं सुना है देन यू मस्ट गो एंड विजिट दीज प्लेसेस। स्पेशली खजुराहो टेम्पल जो है आपको देखना ही चाहिए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है एंड इट्स ब्यूटीफुल, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। वहाँ के आउटर वॉल्स पे जिस तरह का स्कल्पचर किया गया है उन मंदिरों के आउटर वॉल्स पे, इट्स स्पेक्टेक्युलर, इट्स इट्स ब्रेथ टेकिंगली ब्यूटीफुल। आप सोच भी नहीं सकते कि उस समय काल में किस तरह का एडवांस लेवल ऑफ इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर रहा होगा, किस तरह के एडवांस लेवल ऑफ नॉलेज रही होगी लोगों के पास कि उन्होंने इस तरह की कार्विंग्स की हैं मंदिर के बाहरी और भीतरी हिस्सों पर। आप मतलब इतना इंटीग्रेट डिटेल्स हैं, इतने इंटीग्रेट डिजाइन्स हैं और एक एक चीज को इतना ब्यूटीफुली डिपिक्ट किया है इन्होंने, इतना डिटेल में डिपिक्ट किया है कि अगर आप इस समय पे भी, इस समय काल में भी इस तरह का अगर आर्किटेक्चरल डिजाइन ढूंढने जाएं तो शायद आपको ना मिले। सो खजुराहो टेम्पल इनका एक प्रोमिनेंट आर्किटेक्चरल फीचर है। And their patronage to poets and scholars led to flourishing of Sanskrit language. अब प्रतिहारों में क्या ध्यान रखने वाली बात है उनके आर्ट एंड कल्चर में कि खजुराहो टेम्पल का निर्माण शुरू होता है इनकी डायनेस्टी से, और साथ ही साथ इन्होंने पोएट्स को पैट्रोनेज दी जिसने अल्टीमेटली संस्कृत लैंग्वेज को फ्लरिश करने में हेल्प की है। कमिंग टू राष्ट्रकूट्स, ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी का एम्बलम है और ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी का हम देख पाते हैं जो एक्सपेंशन है, जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन है ना।
हम राष्ट्रकूट डायनेस्टी को देखते हैं सदर्न इंडिया में। अभी तक हमने बात की ईस्टर्न इंडियन कॉन्टिनेंट की और साथ ही साथ आपके सेंट्रल या नॉर्दर्न इंडियन रीजन की। नाउ वील मूव टू सदर्न इंडियन रीजन और वहां पे कर्नाटक के रीजन में मेनली हम देख पाते हैं राष्ट्रकूट डायनेस्टी का एक्सपेंशन। देयर टाइमलाइन 8 to 10th century एंड दे वर मेजर पावर इन डेक्कन रीजन। आप साउथ इंडिया बोले या डेक्कन रीजन बोले, वहां पे जो मेन पावर था वो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के हाथ में था। एंड दे आर रिनोन्ड फॉर देयर आर्ट एंड पर्टिकुलरली रॉक कट एट एलोरा। एलोरा केव्स का नाम सुना है आपने, अजंता एंड एलोरा केव्स। एलोरा केव्स में रॉक कट टेम्पल्स बने हैं या रॉक कट केव्स बनी हैं। इसमें से एक मेन है कैलाश टेम्पल। अगर आप एलोरा केव्स के बारे में पढ़ेंगे आपको कैलाश टेम्पल मिलेगा। सो हाउ इट इज बिल्ड कि उस एक रॉक को कट करके, एक सिंगल पीस ऑफ रॉक को कट करके उस पूरे मंदिर का निर्माण किया गया है। इट इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि किस तरह का टेक्नोलॉजी लोग रखते थे उस समय काल में, उस टाइम पीरियड में। तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के बारे में अगर हम याद रखना चाहेंगे तो रॉक कट केव्स, रॉक कट टेम्पल्स, स्पेशली एट एलोरा केव्स हमें देखने को मिल जाती है, जहां पे ब्लेंड हम देखते हैं हिंदुइज्म का, बुद्धिज्म का और जैनिज्म का। अब रॉक कट केव्स जो हैं एलोरा पे, वहां पे आपको सिर्फ हिंदुइज्म से रिलेटेड चीजें नहीं मिलेंगी, बुद्धिज्म से रिलेटेड भी पिक्चर्स हैं वहां पे, डिपिक्शंस हैं, एज वेल एज जैनिज्म से रिलेटेड भी डिपिक्शंस हैं। एंड कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा, इट इज वेरी फेमस, इट इज वेरी वेरी फेमस। Just look at this temple. This is the कैलाश टेम्पल। ये वो टेम्पल है जो एक ही रॉक को कट करके बनाया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह की इंजीनियरिंग यहाँ लगी होगी, किस तरह का आर्किटेक्चरल नॉलेज लगा होगा यहाँ पे। मानिकहेट इनकी जो थी कैपिटल थी राष्ट्रकूटों की, मानिकहेट, वो आपको कर्नाटक के रीजन में ही मिलेगी। दे वर पेट्रन्स ऑफ लिटरेचर एंड फिलोसफी। ठीक है, फिलोसफी और लिटरेचर का उदय भी हम देख पाते हैं राष्ट्रकूट डायनेस्टी में। And their reign saw creation of notable works in Sanskrit and Kannada. Now they were in Karnataka region. Expansion राष्ट्रकूट डायनेस्टी का कहाँ था? कर्नाटक रीजन में था। तो इन्होंने कन्नड़ लैंग्वेज को फ्लरिश करने में, उसको प्रमोट करने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। साथ ही साथ इनका हिंदुइज्म का जो हम इन्फ्लुएंस देख पाते हैं एलोरा केव्स में, उसी से रिलेट करते हैं अगर हम, तो संस्कृत लैंग्वेज को भी और प्रमोट करने में इनका काफी योगदान रहा है। Now coming to the most important topic of this lecture, tripartite struggle. इसे त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहते हैं। अब ये tripartite struggle है क्या? I'll tell you. See, इसे आप थोड़ा ओपन माइंड से समझें। ये आप पिक्चर देख रहे हैं, you can see this picture. यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार एम्पायर है, यहाँ पे राष्ट्रकूट एम्पायर है, एंड सिमिलरली यहाँ पे हम पाल एम्पायर देख पा रहे हैं। अब इन सब के बीच में एक सेंटर दिया हुआ है कन्नौज। कन्नौज को हमने सबसे पहले कहाँ सुना था? आप 2 सेकंड का पॉज लीजिए और याद करने की कोशिश करिए। कन्नौज का नाम हमने सबसे पहले कहाँ सुना है? कन्नौज हमने सुना है सबसे पहले हर्षवर्धन के एम्पायर में। जब हम पोस्ट गुप्ता एम्पायर पढ़ रहे थे तब हमने हर्षवर्धन के एम्पायर में पढ़ा था कन्नौज का नाम। वो मेन सेंटर था हर्षवर्धन के साम्राज्य का, और तब भी दैट वाज बोर्न ऑफ कंटेंटेशन, यानी कि सब हर तरह की लड़ाई जो थी, हर तरह का संघर्ष कन्नौज को अपने अधीन करने के लिए था। ऐसा क्यों? बिकॉज कन्नौज वॉज द मेन अर्बन सेंटर ऑफ दैट टाइम पीरियड, एंड सिमिलरली कन्नौज ने अपना रेलेवेंस बनाए रखा, और इस समय काल आते आते तक भी कन्नौज मेन सेंटर रहा है पॉलिटिकल पावर का, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का, और अर्बनाइजेशन का भी, अर्बन ट्रेड एंड कॉमर्स का भी। कन्नौज के बारे में मैंने आपको एक स्पेसिफिक बात भी बताई थी, अगर आप में से याद हो लोगों को, कि उसे इत्र की नगरी कहा जाता था। कन्नौज में परफ्यूम या फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थी, बहुत लार्ज स्केल पे एस्टैब्लिश थी। कन्नौज को इसीलिए हमेशा से इतना दर्जा मिला है, इतना इम्पोर्टेंस मिला है कि वो अर्बन सेंटर तो था ही, लार्ज स्केल पे ट्रेड एंड कॉमर्स वहाँ से हो ही रहा है, साथ ही साथ वो पॉलिटिकल पावर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का भी सेंटर बन जाता है। किसी जगह पे जहाँ लार्ज स्केल पे ट्रेड हो रहा है, जहाँ की इकोनॉमी जो बहुत ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूट कर रहा है कहीं की इकोनॉमी को स्थापित करने में, उसको स्टेबलाइज करने में, मजबूत करने में, तो जाहिर सी बात है उसको उस पर अपना अधिकार जमाने के लिए संघर्ष होंगे ही होंगे। और वही हम देख पा रहे हैं ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में। सारा स्ट्रगल जो है, सारा संघर्ष ही है गुर्जर प्रतिहार एम्पायर, राष्ट्रकूट एम्पायर और पाल एम्पायर के बीच में। सारा स्ट्रगल, सारा कॉन्फ्लिक्ट है कन्नौज को ओवर पार करने के लिए या कन्नौज को अपने अधीन लाने के लिए।
ओके, सो दिस इज द क्रक्स ऑफ ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल। इसमें वेरियस लोगों ने वेरियस बैटल्स हुई हैं, पहले किसी राजा ने किसी दूसरे एम्पायर के राजा को डिफीट किया है, एंड देन इट गोज ऑन, और ऐसे होते होते अल्टीमेटली लास्ट में कन्नौज जो है वो अपना रेलेवेंस खोने लगता है। एक टाइम आता है जब इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, इतना ज़्यादा स्ट्रगल देखने के बाद वो सेंटर, वो एरिया अपना रेलेवेंस खोने लगता है। सो अल्टीमेटली इट रिजल्ट्स इन नथिंग बेसिकली, बट ये जो स्ट्रगल है ना, इसने इंडिया के आने वाले समय में पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर को एक पाथ दिया है कि आगे पॉलिटिकल पावर किसके हाथ में होगी, या आगे पॉलिटिकल पावर जो है वो कैसे ये तय होगा कि कौन राजनीतिक शक्तियों का अधिग्रहण करेगा, किसके हाथ में राजनीतिक शक्तियां होंगी। ये डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है इस बात से कि उसका रूल जो है, उसका साम्राज्य जो है वो कितने इंपॉर्टेंट सेंटर्स में है, कितने इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स में है। So it led the path, this tripartite struggle led the path of deciding how the political power will be concentrated in the empires. The interaction between Pal, Gurjars, Pratihar and Rashtrakuts were marked by alliances, conflicts and cultural exchanges. So इन सारे डायनेस्टीज के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जो भी इंटरेक्शन हो रहे थे, उसका मेन फीचर था कि अलायंस भी हो रहे थे, कहीं कहीं पे अलायंसेस भी हो रहे थे, कहीं कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो रहे थे, जिसमें ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल मेन कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है, और कल्चरल एक्सचेंजेस तो हो ही रहे थे। कोई भी डायनेस्टीज, अगर दो डायनेस्टीज आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, चाहे वो अलायंस के बेसिस पे हो या कॉन्फ्लिक्ट के बेसिस हो, कल्चरल एक्सचेंज होना तय है। ये जो मैंने आपके लिए पिक्चर लगाई है ना, ये आपको समझने में बहुत हेल्प करेगी कि किस तरह से वो ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल हुई थी। ना आपको याद यहाँ रखना है कि ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल जो है वो दो पार्ट्स में हुई है, एक फेज 1, एक फेज 2 में। ये फेज 1 है, कन्नौज के लिए हुई है ये स्ट्रगल, कन्नौज के लिए कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। सबसे पहले धर्मपाल ने, यानी कि पाल डायनेस्टी के रूलर ने, ही वॉज डिफीटेड बाय वत्सराज, एंड देन वत्सराज वॉज डिफीटेड बाय ध्रुव फाइनली। ठीक है, ध्रुव वॉज अ रूलर। सेकेंड फेज आते आते धर्मपाल वॉज अगेन डिफीटेड बाय नागभट्ट, एंड नागभट्ट वॉज अगेन डिफीटेड बाय ध्रुव। तो कहने का मतलब है कि दो फेजेस में ये स्ट्रगल हुई है, दो फेजेस में इस संघर्ष का अंजाम निकला है, और रिजल्ट क्या हुआ है कि ध्रुव ने अल्टीमेटली कुछ टाइम पीरियड के लिए इस रीजन को रूल किया, इस एरिया को रूल किया, कन्नौज को, बट अल्टीमेटली जैसे जैसे समय बीतता गया और कन्नौज अपनी इकोनॉमिक रिलेवेंस खोता गया, वैसे ही वैसे इस स्ट्रगल का भी कोई रेलेवेंस या इंपॉर्टेंस नहीं रह गया। In conclusion, what we see is that historical interaction and cultural contribution of Pal, Gurjar, Pratihar and Rashtrakoot highlight the significance of these dynasties. जो भी इंटरेक्शन इनके बीच में हुए हैं, इन डायनेस्टीज के बीच में, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट बेसिस पे हो, अलायंस बेसिस पे हो, कल्चरल एक्सचेंज के बेसिस पे हो, या इनके कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे हो जो इन्होंने आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर में दिया है, इन कंट्रीब्यूशंस और इन कॉन्फ्लिक्ट्स और अलायंसेस ने एक पूरा समय काल का निर्धारण किया, और वो समय काल था अर्ली मिडिवल पीरियड का, है ना। पूर्व मध्यकालीन इतिहास के समय काल में अगर हम कंट्रीब्यूशंस देखते हैं मेजरली, तो वो इन डायनेस्टीज का रहा है, और हर एस्पेक्ट में रहा है, मिलिट्री एस्पेक्ट में भी, पॉलिटिकल एस्पेक्ट में भी, कल्चरल एस्पेक्ट में भी, और आर्ट एंड लिटरेचर के एस्पेक्ट में भी। दे हैव शेप्ड बेसिकली इंडियाज कल्चरल हेरिटेज। ये जो राजनीतिक मतभेद होते हैं या जिस कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है मिलिट्री लेवल पे, वो तो जो हो रहा है वो डायनेस्टीज को चेंज करेगा, है ना। एक किंगडम के बाद दूसरा किंगडम आएगा, एक डायनेस्टी के बाद दूसरी डायनेस्टी आएगी, पर अंडरलाइंग जो रीजन होता है, या रीजन कह लूँ, या फिर अंडरलाइंग जो आपका चेंज आता है, जो रिजल्ट होता है अंडरलाइंग, और जो लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट होता है, वो होता है कल्चरल चेंज, कल्चरल एक्सचेंज, या फिर कल्चरल हेरिटेज का बनना। इंडिया का जो कल्चर है, भारतीय इतिहास का जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वो एक दिन में नहीं बनी है, ना ओवरनाइट बनी है। इट इज मिक्स एंड ब्लेंड ऑफ ऑल द एम्पायर्स, ऑल द डायनेस्टीज विच रूल्ड ओवर इंडिया, चाहे वो कम समय के लिए ही रूल किया उन्होंने, बट हर डायनेस्टी का, हर किंगडम का अपना अपना इन्फ्लुएंस है इंडिया के कल्चर में, और वो इन्फ्लुएंस जो है वो हम आज के समय तक भी देख पाते हैं। जैसे आप खजुराहो टेम्पल की बात करें, वो किस समय काल में बना है ना। प्रतिहारों ने उसका निर्माण शुरू किया था, चंदेलों ने उसमें कंट्रीब्यूट किया है बाद में, बट वो आज भी हेरिटेज साइट है इंडिया के लिए।
You know, it is a beauty in itself. It is a wonder in itself. कल्चर जो है ना वो ओवरनाइट बनता है ना वो ओवरनाइट बिगड़ता है। तो जो भी पीरियड है, जो भी समय काल है, अगर उसमें किसी भी तरह का कल्चरल कंट्रीब्यूशन हुआ है तो उसकी झलक आपको लंबे समय तक देखने को मिलेगी। एंड एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, बी इट ऑन मिलिट्री लेवल, पॉलिटिकल लेवल और रीजनल लेवल, it will contribute in some or the other kind of cultural exchange. ये आपको बात हमेशा ध्यान रखनी है। So that was it for this lecture. हमने अर्ली मिडिवल पीरियड की शुरुआत यहाँ से कर दी है। अब धीरे धीरे हम बढ़ेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास में, जहाँ हम आगे दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, मुगल एम्पायर पढ़ेंगे and various other things. So till now we have completed our ancient Indian history, we have started with medieval history and मुझे उम्मीद है पूरी कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं। आपने इतिहास को जीना शुरू कर दिया है, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ करिए। जब आप इतिहास को जीना शुरू कर देंगे तो इतिहास अपने आप आसान हो जाएगा। So keep living history, keep learning history, take care of yourself. Till then, thank you and Jai Hind.